नमस्ते दोस्तों। संबंध एवं फलन के भाग 4 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फलन यानी फंक्शन को देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। फलन को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जिसमें समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों समुच्चय बी में केवल एक और एक प्रतिबिंब क्रिएट करते हों। मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में एक रिफ्लेक्शन एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर ऐसा होता है सिर्फ एक और एक ही इमेज होना चाहिए। यदि अगर ऐसा होता है तो वो संबंध फलन कहलाएगा। इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ए सबसेट है, एक कोई एलिमेंट है ए सेट का और बी कोई एलिमेंट है बी सेट का, और यदि ए के पैरेलल ए का प्रतिबिंब बी है, सिर्फ बी ही है, तो ऐसे संबंध को हम लोग फलन कह सकते हैं। ए समुच्चय के सभी तत्व समुच्चय बी के तत्वों से संबंधित हैं और सिर्फ एक तत्व से संबंधित हैं, तो उसको हम फलन बोलेंगे। उदाहरण स्वरूप ए बी सी तीन एलिमेंट है ए सेट में और बी में एक्स वाई जेड है अगर, और ए का एक्स बी का वाई और सी का जेड, मतलब ए बी सी सभी जो मौजूद हैं कोई ना कोई उसका एक प्रतिबिंब क्यू में अवेलेबल है, तो इस तरीके के संबंध को हम लोग फलन कहेंगे। आगे बढ़ते हुए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर ए और बी दोनों ही एफ के सबसेट हैं और ए और सी दोनों ही एफ को बिलोंग करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि समुच्चय ए के सभी तत्व समुच्चय बी में एक अद्वितीय तत्व से संबंधित हैं। ठीक है। यदि एफ ए से बी का एक फलन है तो एफ जो फंक्शन है वो ए बी को डायरेक्टली लिंक करता है और इसमें फिर इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे, इसको फलन बोलेंगे। ठीक है। फलन की परिभाषा का स्पष्ट तस्वीर देखते हैं। ठीक है। इसमें ए बी सी और एक्स वाई जेड दो अलग अलग सेट है हमारे पास, समुच्चय हैं। अगर ए का एक्स बी का वाई और सी का जेड प्रतिबिंब है तो इस केस में ये फंक्शन कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए का जेड हो, बी का वाई हो, सी का एक्स हो। इस केस में भी हर हर जो सेट ए में जो पहले सेट में मौजूद तत्व हैं उसका प्रतिबिंब सिर्फ एक प्रतिबिंब है, तो ये भी फंक्शन कहलाएगा। अब ऐसा भी संभव है कि ए का वाई, बी का एक्स, सी का जेड हो। इसमें भी हर एक तत्व जो पहले सेट में है उसका प्रतिबिंब मौजूद है, तो ये भी फंक्शन कहला सकता है। और अगर तीसरे की बात करें कि ए और बी का एक्स वाई प्रतिबिंब है बट सी में इसका सी का प्रतिबिंब कुछ भी नहीं है, इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि सी का कोई प्रतिबिंब मौजूद ही नहीं है। ऐसा संभव है और कि ए बी सी का तीनों का एक्स है प्रतिबिंब, तो ये भी एक फंक्शन कहला सकता है क्योंकि ए का भी प्रतिबिंब है, बी का भी प्रतिबिंब है और सी का भी प्रतिबिंब है और तीनों का एक एक है। ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि पहले सेट का कोई एक प्रतिबिंब और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ये चलेगा। अगर दो अलग अलग एलिमेंट का भी वो एक प्रतिबिंब है तब भी वो फंक्शन कहलाता है। जैसे ए का अगर एक्स है, बी का एक्स है और सी का एक्स है, तो भी वो फंक्शन कहलाएगा, फलन कहलाएगा। ठीक है। अब ये देखते हैं, जब ए का देखा जा रहा है प्रतिबिंब, तो ए का प्रतिबिंब एक्स और वाई दोनों है, तो फिर ये फंक्शन का जो फलन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए, वो ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो 6 है वो फलन नहीं है। ठीक है। तो अगर आप देखें कि हम लोगों ने पिछले में वीडियो में भी जस्ट पहले वीडियो में चर्चा किया था कि चौथा जो केस है वो फलन नहीं है क्योंकि सी खाली है, और यहां पर जो छठा है वो फलन नहीं है क्योंकि ए के हैं जो दो वैल्यू आ रहे हैं, तो दो प्रतिबिंब है, इसलिए फलन नहीं है। तो 1 2 3 5 फलन है लेकिन 4 और 6 फलन नहीं है। ठीक है। अब कारण देखते हैं, कारण को फिर से एक बार दोहराते हैं। जो चौथा एग्जाम्पल था, Z और C के किसी भी तत्व का सहयोगी नहीं है, C मतलब C के किसी भी तत्व का सहयोगी कोई भी नहीं है, इसलिए वो फलन नहीं है। और छठे में
एक ए का दो प्रतिबिंब एक्स और वाई से जुड़ा है जो नियम का उल्लंघन करता है, इसलिए वो भी बी में एक अद्वितीय तत्व से नहीं जुड़ा हुआ है जबकि दो से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो फंक्शन नहीं है, फलन नहीं है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा दोहराया भी जाता है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो उसको एक बार दोबारा से जरूर सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, अपने पुस्तक से भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग फंक्शन को एक बार फिर से दोहराते हैं। एफ जो एरो बी है, इसका अर्थ क्या कहलाता है, इसका क्या, इसको कहते कैसे हैं? तो इसको कहते हैं कि ए को एफ का प्रांत कहा जाएगा और बी को सहप्रांत कहा जाएगा। समुच्चय बी में संबंध अव्यय को एफ का परिसर कहा जाएगा, अर्थात सहप्रांत एफ परिसर में निहित है। ठीक है, आपसे हम लोगों की आशा करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट करते चल रहे हैं और अपना नोट्स बनाते चल रहे हैं। ये बेहद जरूरी है, आपको दोहराने में भी सहायता मिलेगी। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। फिर से दो सेट लिया हमने, ए बी सी तीनों का प्रतिबिंब x है, तो इसमें f का प्रांत ए बी सी हो जाएगा, f का सह प्रांत एक्स वाई जेड हो जाएगा, f का परिसर केवल संबंध अव्यय x होगा क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ x तक लिमिटेड है। परिसर में अव्यय की संख्या सहप्रांत से हमेशा कम होती है, ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें a का y, b का x प्रतिबिंब है, c का z प्रतिबिंब है। अब f का प्रांत अगर हम देखें तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 सहप्रांत है अगर, तो f का परिसर केवल संबंध अव्यय y1 y2 y3 तक ही लिमिटेड है। परिसर यहां पे सहप्रांत के बराबर है, x y z जो है वही परिसर भी है, वही सहप्रांत भी है, तो इस केस में दोनों बराबर या कम हो सकते हैं। तो मतलब एक जो नोट है जो हम लोगों को कॉपी में जरूर लिख लेना चाहिए वो ये है कि परिसर के समुच्चय में अवयव की संख्या हमेशा सहप्रांत से कम या बराबर होती है। कम वाला केस हमने पहले देखा, अभी हमने बराबर वाला केस भी देख लिया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। बता दें कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और संबंध r को n पर परिभाषित किया जाता है। तो r जो है वो xy है जहां y इक्वल टू 2x है और x और y प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। ये रिलेशन एक हम लोगों को दिया गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें प्रांत, सहप्रांत और r का परिसर क्या है, ये हम लोगों को निकालना है। क्या यह फलन का संबंध है या नहीं है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके सब कुछ हम लोग इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रांत, सहप्रांत, r का परिसर कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग और उसका फलन कैसे निकालेंगे। ठीक है, r का प्रांत क्या होगा? r का प्रांत प्राकृतिक संख्याएं दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि x जो है वो हम लोग नेचुरल नंबर को देख रहे हैं, तो x पूरा 1 2 3 4 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे उसके सेट हमारे प्रांत हो जाएंगे। सहप्रांत भी नेचुरल नंबर होगा, यहां पे लिखा भी हुआ है y नेचुरल नंबर है। और अब देखते हैं कि इसका परिसर क्या होगा। परिसर भी पूरा प्राकृतिक संख्याएं होंगी क्योंकि पूरा डोमेन ये कवर कर रहा है प्राकृतिक संख्याओं का। अब देखते हैं, चूंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n में एक और केवल एक ही छवि होती है तो यह एक संबंध है। जैसे एक डालें तो उसके लिए y2 आ जाएगा, 2 डालें 4 आ जाएगा, 3 डालें 6 आ जाएगा। तो हर
एक x का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब दिखेगा हम लोगों को। अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y 2 आ जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब 2 होगा। x को अगर 2 डालें तो 4 होगा, तो उसका प्रतिबिंब 4 आ जाएगा। तो हर का एक-एक ही प्रतिबिंब आ रहा है। तो इसलिए ये संबंध जो है वो एक फलन भी है, मतलब फंक्शन भी है। आशा है ये उदाहरण आपको समझ आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने फलन के बारे में सीखा और जाना कि फलन को कैसे परिभाषित करते हैं, क्या फलन होगा, कौन फलन नहीं होगा, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन फलन है या नहीं है। ठीक है? आने वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या देखेंगे। हम लोग आने वाले वीडियो में कुछ फलन के और आलेख देखेंगे। तब तक आशा है कि जो हमने आज पढ़ा है वो आप अपने एनसीईआरटी के बुक से दोबारा उसको रिवाइज करके और उसके सवालों को भी बनाएंगे। धन्यवाद।